हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एम्ब्रियोलॉजी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ चिक। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जिसे हम बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ भी कहते हैं। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ क्या होती है। जब भी भ्रूण का डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो से कुछ झिल्लियाँ, कुछ मेम्ब्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं। ये मेम्ब्रेन्स भ्रूण की या एम्ब्रियो की बॉडी नहीं बनाएंगी, लेकिन उसके डेवलपमेंट में उनका पूरा योगदान रहता है। तो चूँकि ये भ्रूण के शरीर का पार्ट नहीं बना रही है, उसकी बॉडी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, इसीलिए इन झिल्लियों को, इन मेम्ब्रेन्स को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या बाह्य भ्रूणीय झिल्लियाँ भी कहते हैं। लेकिन भ्रूण के बाहर स्थित होने के बाद भी ये भ्रूण को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, भ्रूण का एम्ब्रियो का पोषण करना, न्यूट्रिशन में हेल्प करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना, और साथ ही साथ जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसके एक्सक्रीशन में हेल्प करने में भी ये सहायक होती हैं। इसीलिए कोई भी भ्रूण, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स की, तो उनमें ये भ्रूणीय झिल्लियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट के दौरान। इन एव्स, रेप्टाइल्स और मैमेलियन ग्रुप के अंदर मेनली 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जो मेनली हैं योक सैक, एमनियन, कोरियन एंड एलेंटॉइस। प्रत्येक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो हर मेम्ब्रेन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स से मिलकर बनी होती है। यहाँ आप ध्यान रखिए, हमने अभी 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बात की है, 4 झिल्लियों की बात की है, और हर एक झिल्ली जो है वो 2 एम्ब्रियोनिक या भ्रूणीय परतों से मिलके बनी होंगी। जैसे अगर हम योक सैक की बात करें तो योक सैक स्प्लैंचनिक मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलके बनता है। ऐसे ही एमनियन की बात करें तो ये सोमेटिक मेसोडर्म और एक्टोडर्म से मिलके बनता है। कोरियन एक्टोडर्म तथा सोमेटिक मेसोडर्म से मिलके बनता है, तथा एलेंटॉइस स्प्लैंचनिक मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से के फ्यूजन से या इन दोनों लेयर्स के मिलने से बनता है। यहाँ आपने जो टर्म सुने हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इनमें आपने स्प्लैंचनिक मेसोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म शायद पहली बार सुना होगा। जब भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म लेयर्स बनती हैं, और इनमें जो मेसोडर्म है उसमें उसकी स्प्लिटिंग से, मेसोडर्म के 2 भागों में बंटने से मेसोडर्म 2 प्रकार की बन जाती है। बाहरी मेसोडर्म जो कि एक्टोडर्म के कांटेक्ट में है वो कहलाती है सोमेटिक मेसोडर्म। वो हमेशा एक्टोडर्म के साथ ही रहकर भ्रूण के सारे कार्य करेगी, या भ्रूण के भाग बनाना है जो भी इसके कार्य है वो संपादित करती है। जबकि स्प्लिटिंग के बाद जो मेसोडर्म का भाग अंदर की तरफ रह गया है भ्रूण में, वो एक्टोडर्म के संपर्क में रहता है, या एक्टोडर्म के साथ मिलकर ही सारे फंक्शन या सारे रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार जो अंदर वाली मेसोडर्म है, स्प्लिटिंग या बटने के बाद जो अंदर रह जाती है, उसको स्प्लैंचनिक मेसोडर्म कहते हैं। तो इस तरह से बेसिकली 3 लेयर्स थी, एक्टोडर्म, बीच की मेसोडर्म और अंदर की एंडोडर्म, और मध्य वाली, बीच वाली मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से या उसके बटने से 2 और मेम्ब्रेन्स बन गई, 2 और लेयर्स बन गई हैं, जिसमें बाहरी को हम बोलते हैं सोमेटिक मेसोडर्म और अंदर वाली को हम बोलते हैं स्प्लैंचनिक मेसोडर्म। सोमेटिक मेसोडर्म क्योंकि बाहर की तरफ है वो हमेशा एक्टोडर्म के साथ रहती है, और स्प्लैंचनिक मेसोडर्म अंदर की तरफ है, इसलिए ये हमेशा एंडोडर्म के साथ मिलकर ही सारे फंक्शन और रोल प्ले करती है। जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, ये जब भी चिक हैच होगा या मुर्गी के अंडे की हैचिंग होगी, चूज़े की हैचिंग होगी, तो वो उसमें हैचिंग के समय पीछे त्याग दी जाती है। लेकिन इनमें जो योक सैक बनता है, पहली जो हमने बात की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योक सैक, ये हमेशा भ्रूण के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एम्ब्रियो बनता है उसकी जो मिडगट होती है उसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए ये भ्रूण के बॉडी के अंदर चला जाता है, जबकि बाकी सारी मेम्ब्रेन्स हैचिंग के समय अंडे में ही छोड़ दी जाती हैं। इन सारी झिल्लियों में कोरियन जो है वो सबसे, भ्रूण के सबसे बाहर स्थित होती है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाकी सारी झिल्लियों को कवर करके रखती है, बाकी सारी झिल्लियों को भी आवृत करती हैं। जबकि
एमनियन सबसे भीतरी झिल्ली होती है और ये भ्रूण के सबसे ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में होती है, एम्ब्रियो को सबसे ज़्यादा क्लोजली सराउंड करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। अब हम पहली एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं जो है योक सैक। किसी भी भ्रूण के डेवलपमेंट में योक सैक सबसे पहले अपीयर होती है, सबसे पहले बनती है और योक सैक मेनली एंडोडर्म और स्प्लैंचनिक मेसोडर्म से बनी होती है। इसका मेन काम यह है कि जो भी एव्स और बर्ड्स और रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं उनमें योक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। इस योक को डायरेक्टली एम्ब्रियो कंज्यूम नहीं कर सकता, यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इस योक को आसपास से एंडोडर्म और मेसोडर्म कवर कर लेती है, उसको घेर लेती है और धीरे धीरे एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेस्ट करके वो भ्रूण को या एम्ब्रियो तक पहुंचाती है और उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। तो यहाँ जो योक सैक बनता है वो बेसिकली एग के अंदर पाए जाने वाले योक को एक तरह से कवर कर लेता है, योक को घेर लेता है और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। योक सैक के अंदर की जो लेयर होती है वो एंडोडर्म की बनी होती है और इस एंडोडर्म से ही कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं और ये एंजाइम सिक्रीट होकर योक को ब्रेक डाउन करने में या उसको डिफ्यूज़ करने में हेल्प करते हैं जिससे कि वो एम्ब्रियो के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पे योक सैक जो पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनी है उसका मेन फंक्शन होता है एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन में हेल्प करना, योक को डाइजेस्ट करना और उसको एम्ब्रियो तक पहुँचाना। जैसे जैसे अंडे में योक डाइजेस्ट होता जाता है उसकी मात्रा कम होती जाती है और योक सैक भी धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है और लास्ट में जब भ्रूण पूरी तरह से बन चुका है और अंडे से बाहर निकलेगा उस समय ये योक सैक भ्रूण के मिडगट उसके अंदर समाहित हो जाता है और एक तरह से लुप्त हो जाता है। एमनियन तथा कोरियन इन दोनों झिल्लियों को लगभग इनका डेवलपमेंट हमेशा साथ साथ होता है, इसलिए इनको दोनों को साथ ही पढ़ा जाता है। एमनियन हमेशा एक्टोडर्म एमनियन में एक्टोडर्म हमेशा अंदर की तरफ होती है और सोमेटिक मेसोडर्म बाहर की तरफ, जबकि इसका रिवर्सल देखा जाता है कोरियन में जिसमें सोमेटिक मेसोडर्म बाहर होगी और एक्टोडर्म अंदर की तरफ। इन दोनों का डेवलपमेंट हमेशा बिल्कुल साथ साथ होगा और कोरियन पूरे कैविटी में फैलकर पूरे भ्रूण को आसपास से फैलकर जो शेल होती है, जो अंडे का शेल है बाहर की तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, उसके बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाती है और पूरे शेल को आवृत कर लेती है। इस तरह से कोरियन का मेन फंक्शन ये है कि वो जो अंडा होगा उसमें से गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। बाहर शेल क्योंकि पोरस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल हमेशा पोर युक्त होता है तो बाहर से ही गैसेस को ले सकता है। तो इन गैसेस को एब्जॉर्ब करके डिफ्यूज़ करके एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम हमेशा कोरियन करता है। जबकि एमनियन, यहाँ हम देख सकते हैं एमनियन एम्ब्रियो के आसपास एक तरह से एक कैविटी बना लेता है, उसको आसपास से घेर लेता है, सबसे क्लोजली एसोसिएटेड होता है वो एम्ब्रियो के। और एमनियन तथा एम्ब्रियो के बीच में जो कैविटी होती है उसमें एक सेलाइन फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ये सेलाइन फ्लूइड भी एम्ब्रियो और उसके आसपास के टिश्यूज से ही सिक्रीट होगा। इस सेलाइन फ्लूइड का काम होता है और साथ ही में एमनियन का काम होता है एम्ब्रियो को डेसिकेशन या सूखने से बचाना और साथ ही में बाहर से जो भी जर्क्स लगते हैं, झटके लगते हैं, उनको एक तरह से एब्जॉर्ब करना और उनको एम्ब्रियो तक ना पहुंचने देना। तो इस तरह से एमनियन का मेन फंक्शन है इसको मॉइस्चराइज करके रखना, इसका डेसिकेशन रोकना और इसको प्रोटेक्ट करना, जबकि कोरियन का मेन फंक्शन है इसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करना। एलेंटॉइस भ्रूण में सबसे लेट डेवलप होने वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो लगभग 4 से 5 दिनों में, या हम कह सकते हैं कि इंक्यूबेशन के 72 घंटों में अपीयर होती है। ये भी 2 तरह की एम्ब्रियोनिक लेयर से बनती है जिसमें इनर मोस्ट एंडोडर्म होती है और बाहर की तरफ इसमें स्प्लैंचनिक मेसोडर्म पाई जाती है। जब भी एलेंटॉइस डेवलप होता है ये भ्रूण में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है उसमें अपने आप को सब जगह फैला लेता है, जहाँ भी स्पेस अवेलेबल है उस स्पेस में एलेंटॉइस अपने आप को एडजस्ट करके वहाँ फैलता जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो शुरुआत का पार्ट है,
वो हमेशा एम्ब्रियो की हिंड गट से कनेक्टेड रहता है। हिंड गट और क्योंकि ये एम्ब्रियो से कनेक्टेड है तो एम्ब्रियो में बनने वाले सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल को हिंड गट से वो कलेक्ट करके बाहर की तरफ लाता रहता है। इस तरह से मेनली एलेंटॉइज एम्ब्रियो में एक्सक्रीशन का काम करेगा। एम्ब्रियो में जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल बन रहा है वो उससे रिमूव करवा कर बाहर झिल्ली के अंदर ही इकट्ठा कर लेता है। और जब भी चूज़े की हैचिंग होती है या चिक हैच करता है तो अंडे के अंदर ही एलेंटॉइस रह जाता है और उसके अंदर यूरिक एसिड और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा हुआ था वो भी पीछे छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ एलेंटॉइस कोरियन से भी संयुग्मित होकर या कोरियन के बिल्कुल पास अटैच होता है और इस तरह से वो गैसेस के भी एक्सचेंज में हेल्प करता है। साथ ही में अगर हम चिक एम्ब्रियो की बात करें तो क्योंकि ये बिल्कुल शेल के पास तक पहुंच गया है एलेंटॉइस, तो ये एग शेल के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसको भी एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो तक पहुंचाता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ग्रेजुअली जैसे जैसे शेल से कैल्शियम निकलता जाएगा और एम्ब्रियो तक पहुंचता जाता है तो बाहर की शेल थोड़ी पतली हो जाती है जिससे कि हैचिंग भी ईजिली हो पाती है। तो इस तरह से एलेंटॉइस का मेन फंक्शन है, सबसे मुख्य फंक्शन इसका होता है हमेशा भ्रूण के एक्सक्रीशन में हेल्प करना, भ्रूण के अंदर बनने वाले एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर लाकर अपने अंदर स्टोर कर लेना। दूसरा मेन फंक्शन है इसका रेस्पिरेशन में हेल्प करना, जिसमें ये कोरियन के साथ मिलकर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है या गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प कर सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 2 लेयर्स पास पास आ गई हैं, ये वाली है एलेंटॉइस और बाहर वाली है कोरियन। और तीसरा फंक्शन होता है शेल से कैल्शियम को एम्ब्रियो तक पहुँचाना। थैंक यू।